नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस देश की राजनीति में यूजीसी के मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फंसती हुई नजर आ रही है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सूझता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या करें? आदत है, पुरानी आदत है। आदत बहुत जल्दी छूटती नहीं है। तो 24 घंटे सातों दिन सिर्फ चुनाव, चुनाव और चुनाव के बारे में सोचने वाले भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा को एक बार फिर से ऐसा नुकसान पहुंचा दिया है, जिससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार में बने रहने के लिए, क्या सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने के लिए, क्या सिर्फ इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस देश पर सरकार चलाने का हक है, इस देश पर राज करने का हक है। सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ी परंपरा को इस देश की मोदी सरकार ने तोड़ दिया और वो भी किस दिन? गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन, जिस दिन भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिस दिन 1950 में भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और किनकी मेहनत से इस देश को आजादी मिली और किन लोगों ने भारत के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो मोदी सरकार के इस रवैये को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। एक-एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूँगा, लेकिन शुरुआत में एक थोड़ी-सी अपील तो कर ही देता हूँ। हमने एक मुद्दे को उठाया, हमने सबसे पहले यूजीसी के मुद्दे को उठाया और उसी दिन मैंने कहा था कि आज नहीं तो कल सबको आना पड़ेगा। अब यूट्यूब के कई बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकार इस मुद्दे पर आ गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर चर्चा कर रही है, इस पर डिबेट कर रही है। लेकिन अब मैं आपसे एक अपील ज़रूर करूँगा कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर डिबेट करे और राजनीतिक विश्लेषण के नाम पर वो भाजपाइयों को बिठा ले, वो आरएसएस के लोगों को बैठा ले या किसी अन्य राजनीतिक दल के लोगों को बिठाए, तो सोशल मीडिया पर उनसे कमेंट करके पूछिएगा कि भैया ये तो बीजेपी से आते हैं, तो बीजेपी नेता क्यों नहीं लिख रहे हो आप? क्यों इनके आगे राजनीतिक विश्लेषण या किसी अन्य तरह की पदवी लिख रहे हो? ये पोल खोलना बहुत ज़रूरी है। और अब गणतंत्र दिवस समारोह के दिन क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या किया मोदी सरकार ने, वो आपको बता देता हूँ। कल भी मैंने बताया कि पद्म पुरस्कारों को भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का विषय बना दिया। तो आज जो है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, देखिए, लोकतंत्र में आपको एक चीज़ें समझनी, प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और विपक्ष के नेता को लोकतांत्रिक देश में शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, यानी पीएम की छाया एक तरह से कह सकते हैं या वैकल्पिक जो सरकार या वैकल्पिक प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री और उनके समकक्ष विपक्ष में बैठा हुआ एक नेता जिसको शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, ये मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। मतभेद होते हैं, राजनीतिक मतभेद होते हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री है, वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता और जो विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आना चाहता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन इसके लिए लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ेंगे आप? इसके लिए लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान करेंगे आप? तो राहुल गांधी का एक अपमान हुआ और राहुल गांधी का ये अपमान सिर्फ विपक्ष के नेता का अपमान नहीं है, बल्कि इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान है और सोनिया गांधी ने इस पर एक बड़ी बैठक बुला ली है और ये बड़ी बैठक इस बड़ी बैठक में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने को लेकर एक बड़ी रणनीति तय की जाएगी। कल जो है ये शाम को 4 बजे ये बैठक बुलाई गई है और उससे पहले उस बैठक के एजेंडे को बताने से पहले ज़रा मैं आपको बता दूँ कि आज गणतंत्र दिवस समारोह के दिन कई बार बीजेपी वाले कहते हैं ना कि यहाँ राहुल गांधी नहीं गए, वहाँ राहुल गांधी नहीं गए। जहाँ जाते हैं वहाँ राहुल गांधी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि आज गणतंत्र दिवस समारोह के दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे को है, जो तीसरी लाइन में बिठाया गया। उनसे आगे की पंक्तियों में यानी पहली पंक्ति में आपको शिवराज सिंह चौहान नज़र आ रहे होंगे, वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल है और दूसरी पंक्ति में अन्य सामान्य लोग बैठे लोग नज़र आ रहे हैं और तीसरी पंक्ति में जो है वो राहुल गांधी को जगह दी गई। उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे और उनके बगल में अचानक तबीयत खराब होने की बात कहकर इस्तीफा देने वाले देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी बैठे थे तीसरी पंक्ति में।
लोकसभा में विपक्ष के नेता को जगह दी गई। अब आप इसको समझ लीजिए कि कैसे लोकतांत्रिक परंपराओं का एक तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है। और जब कांग्रेस ने सवाल उठाया, कांग्रेस के नेता रणजीत सिंह सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर यानी एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि क्या देश के विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार किसी मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल के मापदंड पर खड़ा उतरता है? और ये भी आरोप लगाया कि ये केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा दिखाता है। प्रजातंत्र में मतभेद रहेंगे, मगर राहुल गांधी के साथ किया जाने वाला ये व्यवहार अस्वीकार्य है। इस बीच अब भारतीय जनता पार्टी कैसे डिफेंड कर रही है? देखिए, यहाँ बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं। बीजेपी लंबे समय तक विपक्ष में रही है और जो नेता विपक्ष में रहे हैं, उनसे जरा जाकर पूछ ले कि उस समय के प्रधानमंत्रियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। आप भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं। कि अटल बिहारी वाजपेयी जब सिर्फ 4 सांसद वाले राजनीतिक दल के सांसद हुआ करते थे, तब जवाहरलाल नेहरू ने सदन के अंदर उनके साथ कैसा व्यवहार किया, इंदिरा गांधी कैसा व्यवहार करती थी और राजीव गांधी ने तो उनके जीवन को बचाने का काम किया था। ये सब मुझे दोहराने या मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अब जब ये सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी के अपमान का सवाल उठाया, कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेताओं ने भी उठाया, कांग्रेस के नेता और सांसद मणिकम टैगोर ने भी इस मसले को उठाते हुए सीधे कहा कि यह सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सोच दिखाता है। 2014 तक, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, वो कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि 2014 तक विपक्षी नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा वहां बैठते थे। यह सरकार की बहुत घटिया राजनीति है। गणतंत्र दिवस के दिन विपक्षी नेताओं का अपमान किया गया। गणतंत्र दिवस वह दिन है जब हम सभी को उस साल भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। यानी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे और विपक्ष में नेता सुषमा स्वराज हुआ करती थी या एक जमाने में अरुण जेटली थे, राज्यसभा में लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन सब का सम्मान कांग्रेस की सरकारें किया करती थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह विपक्ष के नेता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी सवाल उठाया, पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष ने भी सवाल उठाया। ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है और तमाम राजनीतिक दलों के, विपक्षी राजनीतिक दलों के कई अन्य नेता भी इस सवाल को उठा रहे हैं। लेकिन जब ये सवाल उठा तो फिर उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आया, बल्कि मणिकम टैगोर जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने तो बाकायदा एक तस्वीर शेयर कर दी। उन्होंने 2014 में तब के लोकसभा में नेता विपक्ष जो है लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर उन्होंने शेयर करके बता दिया कि 2014 की उस तस्वीर में जो तस्वीर उन्होंने शेयर किया कि लाल कृष्ण आडवाणी यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, सुशील कुमार शिंदे जैसे तब के कद्दावर नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया। इन तस्वीरों को सामने रखकर अब भारतीय जनता पार्टी का जो जवाब है, भारतीय जनता पार्टी इसे परिवार की चिंता बता रही है। भैया, ये परिवार की चिंता नहीं है। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, ये बात तो तय है। लोकसभा में विपक्ष के नेता वो आपकी कृपा से नहीं बने हैं। देश की जनता ने 99 लोकसभा सीटें जिता कर दी है, क्योंकि 2014 में तो आपने दर्जा भी नहीं दिया था। आपने कहा था कि नहीं, इतनी सीटें ही नहीं है। तो जनता ने आपको, जिस जनता ने आपको सरकार बनाने का जनादेश दिया, उसी जनता ने उन्हें विपक्ष के नेता बनने का जनादेश दिया है। लेकिन आप संसदीय परंपराओं को तोड़ रहे हैं। संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और निश्चित तौर पर चाहे यूजीसी का मसला हो, चाहे शंकराचार्य का मसला हो, चाहे देश भर में मचे बवाल और घमासान का मसला हो, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। और संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और चूंकि बजट सत्र 2 चरण में होता है, तो जो 28 जनवरी से शुरू होगा, उसका जो समापन, जो पहले चरण का समापन होगा, वो 13 फरवरी को होगा। 9 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। यानी 13 फरवरी से लेकर जो 9 मार्च के बीच में, वो उसको आप एक अवकाश पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस बार के बजट सत्र में। और जो बीच में जो गैप होता है, जिन दिनों के दौरान संसद का कामकाज नहीं होता, उन दिनों के दौरान संसद की जो अलग-अलग समितियां हैं, जो मंत्रालयों से जुड़ी समितियां हैं, वो बजट के अलग-अलग प्रावधानों पर विचार-विमर्श करती है। तो 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलने वाले संसद के बजट सत्र में तमाम मुद्दों को उठाकर कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन कैसे मोदी सरकार को घेरेगा और बेनकाब करने की कोशिश करेगा, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कल 4
बजे एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें वो अपने नेताओं, सांसदों के साथ संसद के बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार करेगी और निश्चित तौर पर राहुल गांधी यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है, कांग्रेस पार्टी इसको भी सदन के अंदर उठाएगी, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा फोकस वो नहीं करेगी, ये भी मैं जानता हूं। कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य मकसद होगा कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरा जाए और अडानी के मसले को एक बार फिर से राहुल गांधी देश की लोकसभा में उठाते हुए नजर आएंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसको उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन 26 जनवरी के दिन जो हुआ, उसकी गूंज देश की संसद में भी गूंजेगी, देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में भी गूंजेगी। ये बात आप बिल्कुल तय मानकर चलिए। मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भाजपा सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, आपके हिसाब से वो कितना उचित था, कितना अनुचित था, और इसको लेकर आप नरेंद्र मोदी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप मोदी सरकार के इस रवैये को डिफाइन करना चाहेंगे, परिभाषित करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मैं आपसे अपील करूँगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नए और पुराने दोनों दर्शकों से कहूँगा कि अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकें तो मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा की राशि खर्च नहीं होती, रोज़ाना के आधार पर ₹3 से भी कम यानी महीने का सिर्फ 89। मकसद सिर्फ एक ही है, किसी भी तरह से आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के साथ बने रहे, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।